नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। पश्चिमी एशिया में जैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध काफी नहीं था कि अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी खुलकर लड़ाई शुरू हो गई है। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान से ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर इजराइल ने अब ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह ने पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट से हमले तेज किए थे। इस सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम युद्ध को लेकर एक दूसरे के खिलाफ चेतावनी जारी कर चुके हैं। इजरायली सेना ने सोमवार को फिलिस्तीन से उन सभी इमारतों को तुरंत खाली करने के लिए कहा जहां हिजबुल्लाह हथियार जमा कर रहा है। इससे पहले हिजबुल्लाह के उपनेता नईम कासिम ने घोषणा की थी कि इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध अब नए दौर में प्रवेश कर गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच गोलीबारी जारी है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि अपने देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। हालात पर संयुक्त राष्ट्र की भी निगाह है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि इस जंग की वजह से लेबनान एक और गाजा बन सकता है। दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ है, जहां से वो इजराइल पर लगातार हमले करता रहा, लेकिन हिजबुल्लाह की इन हरकतों से बाकी लेबनान के लिए अब आफत बढ़ जाएगी। ये समझ लीजिए कि लेबनान का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ हिजबुल्लाह ही रहते हैं। हिजबुल्लाह एक धड़ा है लेबनान का, पर मोटे तौर पर वो प्रभावशाली और ताकतवर धड़ा है जो कि हिजबुल्लाह वहाँ लेबनान में रहने वाले बाकी लोगों पर डोमिनेंस करता है। ये भी बड़ा सवाल है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के अलावा बाकी आबादी और उसके नेता क्या हिजबुल्लाह को पूरा देश बर्बाद होने की छूट देंगे, या फिर उनकी इतनी हैसियत है कि वो हिजबुल्लाह को पीछे हटने या शांत रहने के लिए बोल भी सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे। पश्चिमी एशिया मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा जी मेरे साथ होंगे और वाइल एस अव्वाद साहब होंगे भी। लेकिन सबसे पहले हम एक मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं पश्चिमी एशिया के जहां पर इस वक्त जंग या महायुद्ध होता दिखाई दे रहा है, जो जंग के दायरे में है। गाज़ा और इजराइल के अगर आप इस वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो ये पश्चिमी एशिया का इलाका है। यहाँ पे इजराइल एक वो छोटी सी देश पट्टी आपको दिखाई देती है, उसके साथ लगा हुआ इलाका फिलिस्तीन का है, उसी के उत्तर में लेबनान है और फिर सीरिया है, आप देख सकते हैं। और इजराइल के पास गाज़ा पट्टी का वो इलाका जहाँ पर फिलिस्तीन के लोग रहते हैं और फिलिस्तीन का शासन जहाँ पर है, जहाँ हमास से लेकर वहाँ पर इजरायली सेना की लड़ाई चल रही है। तो इजराइल का इस वक्त दो जगह पर डबल आप कह सकते हैं डबल कॉर्नर कॉन्टेस्ट चल रहा है। एक फिलिस्तीन में चल रहा है गाज़ा पट्टी को लेकर, और दूसरा उसके नॉर्थ बॉर्डर पर शुरू हो गया है लेबनान और सीरिया में, जहाँ पर हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठन काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। गाज़ा और इजराइल का युद्ध आसपास के कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल और पश्चिमी देश आतंकी संगठन मानते हैं, वो गाज़ा और इजराइल के इस युद्ध में शुरू से ही शामिल है। हिजबुल्लाह के रॉकेट उत्तरी इजराइल में हमले करते रहे, लेकिन अब इजराइल ने जवाब में इसे ऑल आउट वॉर में बदल दिया है। आइए देखते हैं इस युद्ध में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, यानी पश्चिमी एशिया का जो कूटनीति है वो कहाँ पे खड़ी हुई है, कौन किसके साथ है। इजराइल के साथ कौन कौन से मुल्क हैं, तो अमेरिका के अलावा बाकी पश्चिमी देशों का साथ इजराइल को मिला हुआ है। सऊदी अरब भी अमेरिका का बड़ा सहयोगी है, तो आप कह सकते हैं ये भी उसके साथ है। इसके साथ अभी निष्पक्षता रखते हुए युद्ध को रोकने के पक्ष में सऊदी अरब बोलता रहा है। गाज़ा के साथ कौन कौन से देश है, तो गाज़ा के साथ लेबनान है, जैसा कि मैंने बताया, सीरिया है, ईरान है, कतर और मिस्र युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता में शामिल भी हैं, पर वो एक तरीके से उनका झुकाव गाज़ा की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन आपको ये भी तो बता दें कि हिजबुल्लाह आखिरकार है क्या। हिजबुल्लाह इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो पार्टी ऑफ गॉड है, यानी भगवान का एक दल। लेबनान से हिजबुल्लाह ऑपरेट करते हैं। सैन्य और प्रशासनिक दो धड़े हैं इसके। पश्चिमी देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन पहले ही घोषित कर चुके हैं। हिजबुल्लाह के पास भारी मात्रा में संख्या में हथियार हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनके पास एंटी एयर मिसाइलें हैं, एंटी टैंक मिसाइलें हैं, एंटी शिप मिसाइलें भी हैं, और इसके पास आर्टिलरी रॉकेट का एक बहुत बड़ा जखीरा भी है इस आतंकी संगठन के पास। 1975 से 90 के बीच हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, एग्जैक्ट समय किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि ईरान में
1989 में इस्लामिक सरकार बनने के प्रेरित करने को लेकर हिजबुल्लाह को बनाया गया था। पश्चिमी एशिया में इजराइल और पश्चिमी देशों के प्रभाव के खिलाफ लगातार हिजबुल्लाह काम करता रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान की लाखों डॉलर की फंडिंग होती है, ईरान से मदद मिलती है हिजबुल्लाह को। दोनों एक सोच के, एक विचार के लोग हैं। 2022 में हिजबुल्लाह के 45,000 फाइटर थे एक अनुमान के मुताबिक। इनके पास रूसी कातियूशा रॉकेट है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। इनके पास ईरान के बने रॉकेट भी मौजूद हैं जिसमें राद है, फज्र है और जलजल है। ये तमाम रॉकेट्स इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। इसी पर आइए जो दो मेहमान हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि लेबनान और ऐसा कहिए हिजबुल्लाह और जो कुछ चल रहा है इजराइल के बीच में, ये क्या पूर्व पश्चिमी एशिया को अपनी चपेट में ले रहा है। कमर आगा साहब मेरे साथ हैं, अबाद साहब मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अबाद साहब, पहले मैं आपको लेके आना चाहूँगा इस चर्चा में। आप उस इलाके से आते हैं, वहाँ की आपकी रिहाइश रही है। ये समझाइए, क्या इजराइल ने ऑल आउट वॉर डबल कॉर्नर, ट्रिपल कॉर्नर खोल दिया है? क्योंकि वो फिलिस्तीन में गोलाबारी कर रहा है, वो सीरिया में कर रहा है, अब लेबनान में शुरू हो गया है। क्या चल रहा है पश्चिमी एशिया में? वो पश्चिम एशिया है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को आपके स्वागत हो रहा है। और आप बिल्कुल तारीफ किया था जो आपकी मतलब इंट्रोडक्शन रिमार्क करा दिया था। मैं एक सिर्फ कमेंट करना चाहते हो, जिस वक्त इसराइल 1982 अरियल शरोन प्रधानमंत्री इसी के वक्त में, और उन्होंने बेरूत में इन्वेड किया था और ऑक्यूपाइड किया था, इसी वक्त में हिजबुल्लाह की एग्जिस्टेंस आ गया। यानी मकसद है ऑक्यूपेशनल, आफ्टर इजराइल ऑक्यूपेशन हिजबुल्लाह पार्टी से आया था, जो उसकी इस्लामिक रेजिस्टेंस से पहले अमल ग्रुप है, उनकी जो मिलिट्री फैक्शन बनाया था हिजबुल्लाह, उसी से वक्त शुरू हो गया था। अभी तक वहां पर उन्होंने काफी स्ट्रांग हो गया, यस जो आप कहा। लेकिन हमको एक कहानी बताना, ये अभी फलस्तीनी वाली के ऊपर है। जब तक 1 साल तकरीबन हो गया ओक्की कर चुका है, युद्ध चल रहा है, इजरायली टोटल जेनोसाइड, 100% डिस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, मतलब 85% डिस्ट्रक्शन ऑफ गाजा जो एजेंसी कह रहे हैं, और 100% में पूरा पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गया था। और उनकी काफी मतलब कोई रहने वाले के मार दे, हर रोज में काफी लोग मार दिया, तो 1,50,000 लोग मारा अभी तक फिलहाल में। यानी मकसद अभी तक खत्म नहीं हुआ और हमास खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी तक जो नेतन्याहू मांग रहे एक्सपेंशन ऑफ दिस वॉर, इसलिए लेबनान के ऊपर शुरू किया। हिजबुल्लाह खुद बताया था हमको इस वॉर इजराइल के साथ में, जब तक इजराइल हमास के ऊपर जेनोसाइड बंद नहीं कर रहा है तो हमको ये युद्ध बंद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने शुरू किया था। और अभी रुकते भी नहीं, क्योंकि अगर ये रुकना, वो नहीं मांगे रीजनल वॉर, मतलब नेतन्याहू मांग रहे रीजनल वॉर, ईरान भी, सीरिया भी, इराक भी और हूती भी, क्योंकि उनकी जितना युद्ध चल रहा थे वो इतना ऑफिस में बैठे, कुर्सी बैठे के ऊपर, क्योंकि उनकी काफी क्रिमिनल केसेस है इजराइल की कोर्ट अंदर, और सबको दुनिया मालूम हो गया था उनकी, अगर ये बंद हो जाएगी तो जेल में जाना। तो एक चीज़ बताइए अवाद साहब, कुल मिलाकर सिचुएशन क्या लग रही है? क्या दुनिया, क्योंकि ये लड़ाई तो इतने वक्त से चल रही है जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही थी, हमास और इजराइल कह लीजिए, और लेबनान तो पूरा का पूरा हिजबुल्लाह तो है नहीं। हिजबुल्लाह तो एक वहाँ पर कैप्टिव फोर्स इसको कह लीजिए, जिसने वहाँ पर रहने वाली जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो सुन्नी कम्युनिटी है, उस पर भी एक तरीके से उनका डोमिनेंस है। एम आई राइट? तो क्या पूरा का पूरा लेबनान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को? तुम्हें ये इजराइल ऑक्यूपाइंग लिबनीज टेरिटरी, अभी शिबा फार्म है जो लिबनीज टेरिटरी है, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इजराइल, तो सबको मतलब लिबनीज के साथ में, हिजबुल्लाह के साथ में। लेकिन वहां पर लेबनान काफी फैक्शन है जिसकी अपोज कर रहा है, मतलब ये कह रहे हमको क्यों लिंक कर रहा है हमास के साथ में, हमारा लेबनान सेव करना चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन इजराइल खुद मालूम हो गया, सारी दुनिया मालूम का है, ये रेजिस्टेंस फोर्सेस है उनकी ऑक्यूपेशनल अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, तो इसलिए इजराइल खाली नहीं कर रहा है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी आ गया था, उसके अलावा है हिजबुल्लाह विथड्रॉ करना चाहिए और उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, इजराइल में अटैक नहीं कर रहा। लेकिन जब तक, मैं ये कह रहा है, जब तक अक्टूबर के बाद शुरू हो गया था, इसलिए करेगा पे जो ऑलरेडी देर, और इतना खतरनाक जा रहे हैं अभी तक। आप देख लो पेंटर का जो वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी करा दिया था इजराइल के ऊपर है, पेजर है, टेलीकम्युनिकेशन है, सब कुछ कराया, और अभी तक उन्होंने टारगेटिंग ऑफ लीडर ऑफ हिजबुल्लाह
जैसे बेरूत में 2 लीडर मार दिया था, और अभी अभी फिलहाल में जो हम लोग बात कर रहे हैं आपकी है, अभी एक और अटैक भी है बेरूत के ऊपर, कोई आलिकुल की है जो एक लीडर है, जो लिबानीज हिजबुल्लाह की लीडर है। तो इसलिए ये फ्लेयरिंग अप, अगर आप ये जी प्रोवोकेशन कर रहा है तो ये परमानेंट वो रहेगा ना। राइट। आगा साहब, हम आपको भी सुनना चाहते हैं, क्या हो रहा है वेस्ट एशिया में? ये जो हिजबुल्लाह ने ऐलान जंग बोला, पहले पेजर अटैक हुए, फिर वॉकी टॉकी अटैक हुए, ये कहाँ जा रही है सिचुएशन? देखिए, ये सिचुएशन ऐसा लगता है कभी कभी कि कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। जैसे कि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है, उसके साथ हुती रेबल्स भी हैं, फिर उसके बाद शिया मलेशिया भी हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ समय बाद वो भी अटैक करेंगे इनकी सॉलिडारिटी में, और पहले से भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये जंग क्या यमन तक जाएगी, फिर उसके अलावा इराक में ये अटैक करेंगे। तो कई फ्रंट पे ये वार फैल सकती है, उसकी संभावना नजर आती है, इसलिए कि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, मेन चीज़ ये है कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव क्या है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, यानी साउथ लेबनान जो है वहाँ पे, उसको जो एरिया है उसको खाली करा ले, काफ़ी बड़ा एरिया लितानी रिवर तक का, यानी तकरीबन 25 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर होगा इजरायली बॉर्डर से। तो उसमें से कम 8-10 किलोमीटर इनको पुश बैक करना चाहते हैं। क्या वो कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि जनता तो जरूर हट रही है वहां से, वो चली भी जाएगी, छोड़ के वो एरिया भी चले जाएंगे और जाना शुरू भी हो गए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के जो फाइटर हैं वो तो नीचे टनल में हैं। देखिए, ये बहुत सुंदर एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और इसके नीचे जो टनल्स उन्होंने बनाई इन्हीं पहाड़ियों के नीचे है। अच्छा। उनके वीपेन, उनके सब चीज वहीं पे है। उन्होंने काफी हद तक वहां पे छिपा रखी है, तो वहां तक पहुंचना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कि हमने देखा है हमास को ये 11 महीने हो गए, बल्कि अब 12 महीना हो जाएगा 10-12-15 दिन में, अभी तक हमस से नहीं डील कर पाए, जबकि हमस इनसे काफी कमजोर है हिजबुल्लाह के मुकाबले। अगर साहब, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना है। अवाद साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और लेकिन जब ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो कमर आगा हमारे साथ होंगे। उनसे हम समझना चाहेंगे कि इजराइल जिस मंसूबे के साथ आगे बढ़ा था, जो वो 7 अक्टूबर के हमले का बदला ले रहा था, वो उसमें कितना कामयाब होता दिखाई दे रहा है ब्रेक के उस पार, क्योंकि अब पश्चिमी एशिया में परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा बेकाबू सी होती दिखाई दे रही हैं। हमारी विशेष कवरेज जारी है। हिजबुल्लाह ने ऐलान जंग किया इजराइल के खिलाफ, तो इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए हैं लेबनान पर। क्या स्थिति चल रही है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ वेस्ट एशिया से एक्सपर्ट और जाने माने पत्रकार कमर आगा साहब जुड़े हुए हैं। आगा साहब, शुक्रिया आपकी पेशेंस के लिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इजराइल करीब 1 साल से हमास से लड़ रहा है, वहाँ पे कामयाबी उसको पूर्णता नहीं मिली, अपने तमाम हॉस्टेजेस को वो छुड़वा भी नहीं पाया अभी तक। दूसरा, अब उसके पास सीरिया में लड़ाई चल रही है हुती के साथ, लेबनान में फ्रंट खुल गया है हिजबुल्लाह के साथ। क्या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये अंत ना होने वाला युद्ध है ये? देखिए, ये पता नहीं कब तक चलेगा, ये तो कहना मुश्किल है। मेरा ख्याल है उनकी सोच ये है कि अगर साउथ लेबनान पे लगातार अटैक होगा, उससे एक बड़ी क्राइसिस लेबनान के अंदर आ जाएगी, तो फिर उसके बाद लेबनान के जो दूसरे घटक हैं, यानी क्रिश्चियन और सुन्नी जमात के लोग हिजबुल्लाह के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि अधिकतर क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो हिजबुल्लाह के साथ नज़र आती है। सुन्नियों का भी जो पॉपुलेशन है वो भी हमस के हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं बोल रही है। कोई डिमॉन्स्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है वहाँ अंदर। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि डर इस बात का है कहीं फैल ना जाए इसके बाद, क्योंकि ये नाकामयाब होगा अगर मिशन, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? क्या ये इराक के ऊपर अटैक करेंगे, या वहाँ के ऊपर हुती रेबल्स के ऊपर अटैक करेंगे यमन में? ये भी पता नहीं है। फिर एक बात और भी है, देखिए समय बहुत बदल गया है। आदमी के सैन्य माध्यम से युद्ध नहीं जीता जा सकता, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सही एडवाइस दी थी उनको, प्रेसिडेंट पुतिन को। कोई भी जंग नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान में भी यही हुआ,
सैनिक यूज हुए, लाखों लोग अमेरिकन सैनिक गए, वहां क्या हुआ, जिससे लड़ रहे थे उसी को सत्ता सौंप के आना पड़ा। फिर उसके बाद इराक में सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, प्रोशिया रिजीम नहीं बना पाए। उससे पहले वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में भी यही हमने देखा। फिर राइट। उसके अलावा अब हम देख रहे हैं हमस के साथ भी ये। एक तो दूसरी बात ये कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। रेगुलर आर्मी से हराना इसराइल की सबसे ताकतफुल सेना है उस पूरे क्षेत्र में, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये कि हमस जैसे या हिजबुल्लाह जैसे फोर्स से हटाना बहुत, अमेरिका को भी यही प्रॉब्लम आई थी तालिबान से लड़ने में। मैं यही सोच या रहा था कि दूसरी ये जगह बेनियामिन पे। नेतन्याहू के लिए ये कैच 22 सिचुएशन ना बन जाए। उनके लिए चुनाव भी ज़रूरी है, उनके लिए अपना वोट भी ज़रूरी है और उनको अपना प्रभुत्व दिखाना है। ऐसे में ना हो कि वो उनको समझ में नहीं आए कि इस चक्रव्यूह में घुस तो गए हैं, निकलेंगे कैसे बाहर। वक्त की कमी है। आगा साहब, शुक्रिया, आपसे बात करके हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत ज़्यादा टेंस है इस वक्त माहौल पश्चिमी एशिया में। लगातार आप एनडीटीवी इंडिया पर वो कवरेज देख रहे हैं, तमाम जानकारी हम आपके साथ लगातार साझा भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।